नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति कल से राज्य का दौरा करेगी। मृतकों की संख्या 30 हुई, 81 लापता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश से आतंकवाद को समूल उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर में कानून और व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया। 70% बाजरा के साथ आटे पर 0 से 5% जीएसटी। हमास के हमले के जवाब में इजरायली वायुसेना ने गजा में आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस कठिन समय में भारत इजरायल के साथ एकजुटता से खड़ा है। और भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 107 पदकों के साथ एशियाई खेलों के अभियान का ऐतिहासिक समापन किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने भारतीय दल को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति कल से राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने बताया कि इस समिति में कृषि, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये समिति सिक्किम की स्थिति और क्षति का आकलन करने और सहायता देने के लिए कल राज्य का दौरा करेगी। श्री मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार सिक्किम में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और राज्य को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज गंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय में सिक्किम के मुख्य सचिव, विभाग, सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। श्री मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का अग्रिम बजट आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्यों को बचाव, राहत और पुनर्वास का कार्य तत्काल शुरू करने में मदद मिलेगी। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ में मृतकों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। इनमें भारतीय सेना के 9 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि 81 व्यक्ति अभी लापता हैं। सिक्किम में लौहनाग झील में ग्लेशियर के पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में कुल 1320 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। बचाव कर्मियों ने 2563 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इसके अलावा 26 व्यक्ति घायल हुए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के नागा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे राहत शिविर भी गए, जहां लगभग 200 लोग शरण लिए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में आई बाढ़ में सैन्य कर्मियों सहित कुछ लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सेवा में अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों की राष्ट्र सेवा और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आज अंतर मंत्रालय का एक केंद्रीय दल राज्य की 4 दिन की यात्रा पर पहुंचा। इस दल ने खेतों का दौरा किया और प्रभावित फसलों का आकलन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में फसल नुकसान की स्थिति की जानकारी भी मांगी। इस दल को विभिन्न जिलों में खड़ी फसलों के नुकसान से अवगत कराया गया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने किसानों से बातचीत की। दल का दौरा कल भी जारी रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश से आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कतई बर्दाश्त न करने की नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। गृह मंत्री आज देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था और आंतरिक तथा सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है।
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। इससे पहले गृह मंत्री ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से दिए गए भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया था। बैठक में इसकी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया। बाद में वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीय अधिकरण के अलावा बाजरा तथा शीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। परिषद ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 70% बाजरा युक्त आटा खुले में बेचे जाने पर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे पैक करके या लेबल लगाकर बेचा जाता है तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। In powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millets composition is 70%, they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form. उन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। सदस्यों के लिए आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 कर दी गई है। अधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं के लिए 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव अनिवार्य बनाया गया है। The president and the members shall have a tenure up to a maximum age of 70 years. The tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. For the member it is 67 now, earlier it was 65. केंद्रीय मत्स्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरा समुदाय की महिलाओं को 60% सब्सिडी दी गई है। श्री रूपाला आज नागापट्टनम में सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तहत मछुआरों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सागर संपदा से जुड़ी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत नागापट्टिनम से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मंगलवार से मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। ये नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कंकेसनतुरई बंदरगाह पहुंचेगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को 6,500 रुपया किराया देना होगा। इस मशीनी नौका सेवा का परीक्षण रविवार और सोमवार को होगा और औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छात्रों को बदलते समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। श्री प्रधान आज पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के 29वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सा उपकरण बाजार मौजूदा समय में $11 अरब का है, जो वर्ष 2050 तक अनुमानित $50 अरब का होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी के 8वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि भारत विश्व के 5 शीर्ष चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं में शामिल है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। फलस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली वायुसेना ने गजा पट्टी सहित कई स्थानों पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल अब युद्ध की स्थिति में है। हमास ने आज इजरायल के दक्षिणी और मध्य हिस्से में अचानक एक साथ कई रॉकेट दागे। इस हमले में हताहतों की संख्या 40 हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच विश्व भर के नेताओं ने इजरायल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इस हमले से स्तब्ध हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत इजरायल के साथ है। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी है। चीन में हांगझो एशियाई खेलों में आज भारत ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते हैं। भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और ये अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से मुकेश कुमार। हांगझो एशियाई खेलों के 14वें दिन भारत ने 100 पदकों का न केवल जादुई आंकड़ा छुआ बल्कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 107 पदक हासिल कर लिए। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने पहली बार पदकों का शतक लगाया है। इसके साथ इन एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम सफर समाप्त हो गया है। देश को सबसे अधिक 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। इसके बाद निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक जीते हैं और तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए। पुरुष क्रिकेट में आज भारत को स्वर्ण पदक मिला। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वर्षा के कारण मैच में बाधा आई। मैच रोके जाने के समय अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। जिसके बाद मैच का निर्णय वरीयता के आधार पर किया गया और भारत को स्वर्ण पदक दिया गया। पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में भारत ने कड़ी चुनौती माने जा रहे ईरान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। ईरान से जीतने के बाद काफी प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि 9 साल बाद हम अपना गोल्ड वापस लेके आ रहे हैं। हम 2014 में गोल्ड जीते थे, आज 2023 में जीते हैं, तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। और टीम इंडिया जैसे ही खेली, एक साथ मिलकर एक मुट्ठी बनके खेले, तो आई एम फीलिंग सो प्राउड। महिला कबड्डी में भी भारत ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को रोमांचक मुकाबले में 25 अंक के मुकाबले 26 अंक से हराकर देश के लिए 100वां पदक हासिल किया। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में ज्योति सिरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के फाइनल में दक्षिण कोरिया की सो सी को 145 के मुकाबले 149 अंक से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया थ्रू आउट माई जर्नी, ताकि आज मैं ये जीत सकूं। एंड गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का ये नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच। पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। आज का पहला पदक महिला कंपाउंड तीरंदाजी के सिंगल्स में अदिति ने कांस्य के रूप में जीता। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया को रजत पदक मिला। शतरंज में भारत को महिला और पुरुष टीम स्पर्धा के रजत पदक मिले हैं। महिला हॉकी में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने पर सभी एथलीट्स को बधाई दी है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक हासिल करने पर सभी एथलीटों को बधाई दी है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के इतिहास के सबसे अधिक 428 रन बनाए। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर श्रीलंका को 429 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 28 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति कल से राज्य का दौरा करेगी। मृतकों की संख्या 30 हुई, 81 लापता।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश में आतंकवाद को समूल उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया। 70% बाजरा के साथ आटे पर 0 से 5% जीएसटी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।